नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी अम्मा, जिसे लिखा है इला सिंह जी ने। आज हमसे खाना नहीं बनाया जाएगा भाई। भाभी ने रोटी सेकते सेकते झटके से आटे की परात अपने आगे से सरका दी और झल्लाते हुए लकड़ी के पटरे को पैर से ठेलकर चूल्हे के पास से उठ खड़ी हुई। अम्मा धीरे से भाभी के ठेले गए पटरे को आगे खिसका कर बैठ गईं और हौले से परात आगे करके आटे की लोई तोड़ रोटी बनाने लगीं। 5 सेकंड के इस एकांकी को अम्मा ने दर्शकहीन समझ लिया था। इसी से बड़ी सफाई से अपने पल्लू से आंखें पोंछते पोंछते उनकी नज़र रसोई की चौखट पार करती मुझ पर पड़ी। वो अनायास खिसियाती मुस्काती बोल पड़ी, हरी अन्नू, तू तैयार हो गई? जा, जरा जल्दी से अपने बापू को थाली तो दिया। ये भाभी को क्या हुआ अम्मा? थाली उठाते उठाते पूछ ही लिया। क्या हुआ? अम्मा सकपका कर प्रति प्रश्न कर उठी। शायद उन्होंने नहीं देखा था। भाभी चौखट पार करते करते मुझसे झटके से टकरा कर तीर से निकल गई थी और मैं समय की साक्षी बनी चौखट पर पहले ही खड़ी थी जब अम्मा भाभी से कह रही थी, बिटिया तनी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और भाभी झटके से, आज हमसे खाना नहीं बनेगा भाई, कहते हुए चौखट पर मुझे हल्का सा धकियाते हुए निकल गई थी। अम्मा की यह पुरानी आदत थी, अपने को जज्ब करना उन्हें खूब आता था। भाभी की झल्लाहट पर पर्दा डालते हुए बोली, आज लकड़ी बड़ी गीली है, उपलऊ ना आए, रोटी सिके तो कैसे बताओ। गीली लकड़ियों का धुआं पूरी रसोई में फैला था। चूल्हे में फुकनी से फूंक मारते मारते अम्मा की गले की नसें उभर आई थीं। चेहरा लाल हो उठा था, लेकिन आँच थी कि ज़रा सी भकभका कर फिर धुआं बनकर रह जाती। बापू की 4 रोटी सिकना मुहाल हो रहा था और अभी खाने वालों की लाइन लगी थी। अचानक अम्मा झटके से उठी और ज़रा देख तो कहते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गईं। मैं रसोई के धुएं में हतबुद्धि सी खड़ी थी। तभी ध्यान आया, दादी ने कुछ रद्दी कागज़ इकट्ठा करके रखे हुए थे डल्ले बनाने के लिए। ये डल्ले बड़े काम के हुआ करते थे। उनमें शादी ब्याहों में मिठाई, नमकीन, मट्ठियाँ, बायना आदि भेजा जाता था। रसोई में भी बड़े काम आते। अनाज वगैरह रखने के लिए तो काफ़ी बड़े बड़े डल्ले बनाए जाते थे। गांवों में रद्दी कागज़ से डलिया बनाने का काम औरतें खूब किया करती थीं। कई दिनों तक कागज़ों को पानी में भिगो कर रखा जाता है। फिर आंगन में बनी खरल में उन गीले कागज़ों को कूटा जाता है। कूटने की प्रक्रिया कई दिन चलती थी। कूटने के दौरान उन कागज़ों में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती थी और कूट कूट कर लुगदी जैसी बना लेते थे और काफ़ी चिकना कर लिया जाता था। फिर जिस आकार के डल्ले बनाने होते उसी आकार की टोकरी, बर्तन कुछ भी ले लिया जाता और उस पर एक पतला कपड़ा डालकर उसके ऊपर चिकनी की गई कागज़ की लुगदी को फैलाया जाता और थपथपा कर उसे वही आकार देने की कोशिश की जाती। धूप में सुखाकर उन डल्लों को सावधानी से उन आकार देने के लिए लगाई टोकरी से उतारा जाता। ज़्यादा ऊंचाई देने के लिए थोड़ी थोड़ी परत ऊपर की तरफ लगाई जाती और जब वह परत सूख जाती तो और ऊंचाई बढ़ाई जाती। मनचाहा आकार होने पर किनारे बनाए जाते और फिर शुरू होता उन डल्लों की सजावट का काम। सफ़ेद रंग से पोतकर विभिन्न रंगों से उन पर कलाकारी होती। दादी शुरू की प्रक्रियाओं में बहुत लगन और मेहनत करती, लेकिन सजावट का काम शुरू होते ही जैसे उनका धैर्य समाप्त हो जाता और वो नए सिरे से कागज़ इकट्ठा करने में लग जाती। लेकिन दी इस कार्य को बड़े मनोयोग से करती थी। उन डल्लों के ऊपर सुंदर सुंदर फूल पत्तियाँ, किनारे, आकृतियाँ उकेरा करती और दादी की क्रिएशन को एक मास्टरपीस बना देती। खैर, दादी के उस कागज़ों के ढेर का ख्याल आते ही पैरों में बिजली दौड़ गई और बिना ये ख्याल किए कि बाद में दादी मेरा क्या हाल करने वाली है, मैंने उन कागज़ों की होली जला दी। पर भाई वाह, क्या लपालप आग जली और इतने कागज़ में बापू के लिए 4 काली काली रोटियां मैंने सेक ही दी।
बापू भी समझ गए रोटियां देखकर कि आज फिर वही ईंधन का तमाशा है, सो बिना ना नुकुर किए खा लिए। तभी देखा अम्मा सीढ़ियों से चारपाई की एक पाटी उठाए चली आ रही हैं। मैं अंदर तक कांप गई। आगत युद्ध की कल्पना ही भयानक थी। आज फिर एक महाभारत होगा, और युद्ध भी ऐसा जिसका एक योद्धा तो जवानी तीरंदाजी में माहिर, जो बिना थके अनवरत वाक बाण छोड़ेगा, और दूसरे छोर पर खड़ा योद्धा जबरदस्त चुप्पा, सहनशीलता का अवतार, अपनी चुप्पी से अपने सीनियर योद्धा का मनोबल गिराएगा। लगातार शब्दों के बाण छूटेंगे और अगले की चुप्पी से टकरा टकरा कर गिरेंगे। थककर योद्धा गालियों का सहारा लेगा, लेकिन अफसोस दूसरे छोर का योद्धा तो बना ही कुछ खास मिट्टी का है। असर न होता देख योद्धा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ ही देगा, झुंझलाकर मायके की परिधि में प्रवेश कर जाएगा, और वहाँ की लाट साहेबी के चिथड़े ऐसे उधेड़े जाएंगे कि दूसरे छोर के योद्धा का मनोबल गिर ही जाएगा। लेकिन गजब, इतने सब के बाद भी जवाबी कार्यवाही में जवानी बाण नहीं चला पाएगा। बस अपनी निरीह जनता को कूट डालेगा। और जनता भी कौन? हम दो बहनें। भाई उस क्षेत्र से बाहर थे, और कई बार ऐसा भी होता हम बहनें वहाँ अम्मा के गुस्सा निकालने का जरिया बनकर उपलब्ध नहीं होती थीं, और दादी के भयंकर जहर बुझे बाणों से घायल अम्मा कमरे में अंदर जाकर दीवार में अपना सिर मार देती और अपने को लहू लुहान कर लेती। अम्मा ने पाटी चूल्हे में लगा दी। कुछ तो कागजों की आंच से गीली लकड़ियां भी गर्म हो चुकी थीं, सो पाटी लकड़ियों और कागजों की संगत से मज़े से लाल पीली हो उठी थी। तो पाटी पुरानी चारपाई की ही और छत की कबाड़े वाली कोठरी में पड़ी थी कि कभी दिन बहुरेंगे उसके। हमारी दादी भी ऐसी ना जाने कितनी पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों को आसक्ति की सीमा तक चाहती थी। पुरानी चीज़ों से उनका लगाव कभी कभी आश्चर्य से भर देता था। हर पुरानी चीज़ उनके लिए अनमोल थी। अपने पुराने वैभव, जमींदारी की शान को वे उन चीज़ों के माध्यम से ही याद करती थीं। कितना कुछ था वहाँ, पीतल के नक्काशीदार बर्तन, पानदान, हुक्के जिनकी पॉलिश खत्म हुए ज़माना हो चुका और जिनका पीलापन अजीब काले हरे रंग में बदल चुका था। अनगिनत टूटे फूटे जंग लगे कनस्तर, बक्से, लकड़ी के बड़े बड़े संदूक, कुछ टूटे, कुछ साबुत नक्काशी वाले पलंग, टूटी चारपाइयों के पाए पाटी, उनके उधड़े निबार, अनगिनत टूटा फूटा लोहे का सामान, बड़े बड़े पंखे जिन्हें दादी बताती हैं कि झलने के लिए ही 2 आदमी लगते थे, लाल कपड़ों में बंधे अनेकों दस्तावेज जिनमें गरीबों के द्वारा लिए कर्जे, जमीन गिरवी के कागज जिनकी आज कोई कीमत नहीं थी, लेकिन दादाजी के ज़माने में ना जाने कितनी जिंदगियां इनमें कैद थीं, और भी इसी तरह के ना जाने कितने कुछ अनमोल जो हम ना जाने कब की जा चुकी ज़मींदारी के गुरूर में रह रहे काहिलों के लिए कबाड़ था, और दादी के लिए पुरखों की धरोहर जिसकी वो जी जान से सुरक्षा करती थीं। हालात उस विशाल कोष के अब ये थे कि घर के हर टूटे फूटे पुराने खराब हो चुके सामान को वहाँ फेंक दिया जाता था। उनके साथ जो वहाँ अमूल्य निधियाँ पड़ी थीं, उनका भी कोई मोल न रहा था। एक दादी थीं जो उस सब का इतनी शिद्दत से देखभाल करती कि मजाल वहाँ कोई घुस तो जाए। हाँ, धूल धक्कड़ मकड़ियों के जालों, कीड़े मकोड़े, चूहे कॉकरोचों का वहाँ पूरा राज था। खैर, दादी जब तक मंदिर से लौटती, भाभी वापस अपने स्थान पर अच्छी आंच जलती देखकर आ चुकी थी, और पार्टी भी जलकर थोड़ा अपना रूप खो चुकी थी। कुछ होशियारी भाभी ने भी दिखाई। पार्टी को गीली लकड़ियों के नीचे अच्छी तरह से ढांप दिया जिससे दादी की नज़र न पड़े। भाभी कार्य अपना पूरी मुस्तैदी से करती थीं, बस कार्य क्षेत्र की सुविधा व्यवस्था उनके अनुरूप होनी चाहिए। वहीं अम्मा थोड़ा ढीला रुख अपनाती थीं, काम तो करना ही है, तो वो कोई इसी तरह का फौरी सॉल्यूशन निकाल लेती थीं।
और इस फौरी सॉल्यूशन की गाज कभी कभी दादी के उस विराट कोश पर भी जा पड़ती। रोज़मर्रा की समस्याएं अनंत थीं। कभी सब्जी को पैसे नहीं, तो कभी रात में ढिबरी लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं, कभी मिर्च मसाला खत्म, तो कभी चाय चीनी। मेहमान आंगन में बैठे हैं, पता चलता घर में एक धेला नहीं कि बनिए के यहाँ से कुछ नाश्ता का इंतज़ाम हो सके। भाभी अपने घर की इकलौती थी और नया नया खाता पीता परिवार था उनका। सो ऐसी विकट परिस्थितियों से उनका कभी पाला नहीं पड़ा था। जब नई नई आई थी तो आश्चर्य से भर उठती थी और हल्के स्वर में बुदबुदा उठती थी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा नहीं था कि अम्मा छोटे घर की थीं या उन्हें ये सब सहने की आदत थी, मगर उन्हें बनाते वक्त भगवान उनमें शिकायत डिपार्टमेंट डालना भूल गए थे। कभी परिस्थितियों से घबराकर उन्हें रोते धोते नहीं देखा था। हमेशा समस्याओं का हल लिए खड़ी होती। इतने खराब हालातों में भी वो दिल की हमेशा अमीर रहीं। एक स्त्री के लिए उसका जेवर कपड़ा सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता है, लेकिन अम्मा को अपने मायके से मिली बहुमूल्य साड़ियों को बड़ी सरलता से बुआ को देते देखा था। जब कभी बापू आर्थिक संकट, जो वहाँ रोज़मर्रा की बात थी, में होते, तो अम्मा सहज भाव से अपने जेवर गिरवी रखने या बेचने के लिए दे देती। बापू हमेशा अम्मा से हालात सुधरते ही उनका सब कुछ मैं ब्याज सूद से लौटाने की बात करते थे, और यह जानते हुए भी कि वो दिन भविष्य में दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अम्मा मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ा देती और बापू अम्मा की इन्हीं अदाओं पर मिटे रहते। दादी के लिए सबसे बड़ा कारण यही था, अम्मा से दुश्मनी का। ससुराल मैके का मिला सैकड़ों तोले सोना अम्मा ऐसे ही गंवा चुकी थी। यहाँ तक कि भाभी को विवाह में चढ़ाने के लिए अम्मा को अपनी बहन से जेवर उधार लेने पड़े। बाद में वह जेवर भाभी से लेकर लौटा दिया गया, तो भाभी के मन में मलाल रहना स्वाभाविक था। अम्मा का ऐसा स्वभाव देखकर भाभी भी अपने को नियंत्रित करने की काफ़ी कोशिश करती और हालातों से समझौता करना चाहती। हालांकि उन्हें अच्छे से तैयार होना खूब भाता था, अच्छी साड़ियाँ, साज श्रृंगार, मगर यहाँ तो हमेशा रोज़ की ज़रूरतों का ही रोना था। अपने सारे शौक़ वो मायके से ही पूरा कर पाती थीं, लेकिन जब देखती दाल रोटी बनाना खाना तक मुहाल है तो झल्ला जाती और मैदान छोड़कर भाग लेती। मगर अम्मा डट कर मुकाबला करती। ज़्यादातर कवायद मेरी ही होती। जा, भूरा बनिए से अब ये ले आ, अब वो ले आ, अब ये ख़त्म, अब वो ख़त्म। और जाहिर था वह सब उधार ही आना होता था। भूरा बनिया भी बेचारा कब तक आपकी पुरानी शाहगिरी की शर्म करे। उधार चुकता होने में वर्षों का सिलसिला था, सो वह मुझसे तुनक कर ही बात करता था। मैं भी स्वाभिमान की मारी आंखों में आंसू लाकर अम्मा को पकड़ा देती। अम्मा के पास तब दो ही उपाय होते और दोनों ही खतरनाक। अगर घर में अनाज उपलब्ध होता तो एक बोरी अनाज की तैयार करती और मुझे हवेली के पीछे वाली गली में जाकर खड़े होने की हिदायत देती। और वहाँ होता था ज़बरदस्त रोमांच, सस्पेंस, भय का माहौल। गली में हवेली के बारजे के नीचे मैं चोरों की तरह इधर उधर ताकती खड़ी अम्मा का इंतज़ार करती। अम्मा की देरी मेरी सांस अटकाए रखती। कोई छोटा कुत्ता भी उस सुनसान गली से उस वक्त निकल जाता तो चौंक कर मेरी चीख निकलने को हो जाती। लगता बापू या दादी अभी सामने आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन हिम्मती अम्मा ऊपर बारजे से अनाज की बोरी नीचे गली में टपका देती और मैं कांपती सहमती पसीने से तरबतर बोरी को पीठ पर लाद लेती। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना ईश्वर से यही होती कि सूरज कहीं जाकर छिप जाए और उस वक्त गांव के किसी आदमी का काम गली से ना पड़े। भूरा बनिए की दुकान गली के दूसरे छोर पर थी और वह रास्ता उस वक्त जैसे सदियों लंबा हो जाता, और गजब तो तब होता जब उसकी दुकान बंद होती। उस बोरी को उठाए उठाए भूरा बनिया की दुकान से श्री राम बनिए की दुकान तक जाना एक काल से दूसरे काल में जाना होता।
खैर, पता नहीं कैसे मिशन सदैव ही सक्सेसफुल रहता। याद नहीं पड़ता कभी पकड़ी गई, या शायद बापू जानकर भी अनजान बने रहते थे। वरना एक बार ऐसे ही खतरनाक मिशन पर मैंने गली के उस छोर से बापू को आते देखा था, लेकिन पलक झपकते ही बापू गायब थे। उन कुछ पलों में ही मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। हालांकि अम्मा बहुत ध्यान रखती थी यह सब सरंजाम देते हुए, जब बापू या तो गांव से बाहर होते या घर के अंदर अपनी किताबों में लगे होते। घर के अंदर होने के बावजूद इतनी बड़ी हवेली में कहाँ क्या हो रहा है पता लगना मुश्किल था। असली खतरा दादी से ही होता था। वो कब कहाँ अवतरित हो जाएं भगवान भी नहीं जान सकता था। वैसे तो दादी की व्यस्तता का अंत न था। कभी डल्ले बन रहे हैं, कभी अनाजों का कूटना पीसना चल रहा है, तो कभी अचार बड़ी, और कुछ नहीं तो बाबा ने अपनी जमींदारी के ज़माने में सुरक्षा दृष्टि से गडरियों नाइयों को बसाने के लिए हवेली के बगल में जो ज़मीनें दे दी थीं, उन दी गई ज़मीनों पर ही जाकर अपनी धौंस पट्टी दिखाना। बाबा जब तक थे तब तक तो वे लोग साहजी, हुजूर, सरकार कहते नहीं थकते थे। बाबा के जाने के बाद भी सालों उन्होंने ज़मींदारी की इज्जत रखी, लेकिन अब वो भी थक चुके थे। खुद उन लोगों के यहाँ हर चीज़ के लाले पड़े थे। आपको कहाँ तक उपला लकड़ी देते रहें। दादी की उगाही पर वो कसमसाने लगे थे। कभी कभी दादी हमें भी भेजती थी इस महान कार्य के लिए, और जो वश दादी पर नहीं चलता था वो हम पर चलाते थे वे लोग। और कुछ इस तरह के व्यंग बाण छोड़ते थे जिसे समझने के लिए बड़ी अक्ल लगानी पड़ती थी। दी उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी या लड़ाई कर लेती थी, पर मैं उस आहत स्वाभिमान का बोझ हमेशा सर पर लेकर चलती रहती। भाई तो इस महती कार्य के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। गाज दी और मुझ पर ही गिरती थी। भाइयों के लिए दादी भी बहुत उदार रहीं, बल्कि अम्मा से ज़्यादा रहीं। ज़्यादातर अम्मा बोरी सप्लाई का वही समय चुनती जब दादी भी घर में ही अपने किसी पसंदीदा काम में व्यस्त होती। पसंदीदा इसलिए कि दादी पसंदीदा काम को पूरी शिद्दत से करती थीं और ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था। वरना तो दादी की छठी इंद्री हमेशा सजग रहती। उनकी नज़रों से बचकर कोई पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता था, ऐसा उनका भरोसा था। और था भी सच। हम दादी से छिपकर अपनी कुछ ऊल जलूल ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। कभी बहन बुआ से मिले पैसों को इकट्ठा कर कोई कपड़ा छिपा कर ले आए, और छत पर आया गर्मी की टीक दोपहरी में जब दादी मजबूर होकर दुबारी में झपकी ले रही होती और उन्हें भरोसा होता कि चिड़िया भी उनकी नज़रों से बचकर हवेली में अंदर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि दुबारी में उनकी चारपाई कुछ ऐसी पोजीशन में होती कि उनकी चारपाई हिलाए बिना आप वहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी नाक के नीचे ऐसी कारगुजारियाँ भी हो जाएंगी। हवेली के पीछे वाले बारजे और उस गली का ऐसा अभिनव उपयोग भी किया जा सकता है। वो दादी की ठेठ बुद्धि से बहुत दूर की चीज़ थी शायद। दूसरे उपाय की नौबत तभी आती थी जब अनाज की टंकियाँ खाली हो चुकती थीं और नया अनाज आने में समय होता था, और हम लोगों को रोज़ खाने के लिए 2 किलो आटे का इंतज़ाम के लिए भी कोई उपाय नहीं रह जाता था। कितने दिन ऐसे होते थे जब केवल आलू उबाल कर खाया जाता था, लेकिन हम लोग इतने मस्त थे कि उबला आलू बनना भी हमारे लिए पर्व बन जाता। भले ही थोड़े से तेल में बनते, लेकिन ढेर हरी लाल मिर्च डाल खूब भूनकर भाभी उन्हें इतना स्वादिष्ट बना देती कि उसके आगे सारे पकवान फीके थे। अम्मा भी उस कबाड़ की कीमत तो समझती थी, मगर जब दूर दूर तक कोई उपाय नहीं नज़र आता और समस्या तुरंत अपना हल चाहने वाली हो, तो उन्हें कदम बढ़ाना ही पड़ता था। बनिया कभी कभी उधार के लिए साफ ही मना कर देता था, और उसे देने के लिए अनाज की बोरी भी ना होती, तो अम्मा मजबूर होकर लेकिन बिना झुंझलाए उस कबाड़ कोठरी की तरफ बढ़ जाती और थोड़ी सी सब्जी, थोड़े से आटे, दाल या कुछ भी थोड़े से के लिए उस शाही दौलत से कुछ खींच लाती।
और बिना यह सोचे कि बाद में दादी उनका क्या हाल करेंगी, एक गहरी सांस के साथ वे मुझे आदेश दे देती, जा तो अन्नू, जरा उस कल्लू कबाड़ी को बुलाकर तो ले आओ। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।